मैं डॉक्टर अंजू सिंह, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गृह विज्ञान विषय के बारे में जानकारी दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गृह विज्ञान की जानकारी क्यों और किस लिए, तो इसका जवाब है कि इस विषय से संबंधित बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे बीच प्रचलित हैं। जैसे कि गृह विज्ञान केवल घर संभालने, घर की देखभाल करने, बच्चों की देखभाल करने और सिलाई कढ़ाई से संबंधित है। ये विषय केवल लड़कियों के लिए है, इसे पढ़कर हम अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं। अब अगर इतनी भ्रांतियां हैं तो इन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है और भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस विषय के बारे में जानना आवश्यक है। आमतौर पर जो लोग ये समझते हैं कि गृह विज्ञान केवल घर की देखभाल और घरेलू सामान की साज संभाल का विषय है, तो उनका ऐसा समझना केवल आंशिक सत्य है। गृह विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और विविधतापूर्ण है। इसका दायरा घर की सीमा से कहीं आगे तक निकल जाता है और ये केवल खाना पकाने, कपड़े धोने, संभालने और सिलाई कढ़ाई या घर की सजावट आदि तक सीमित नहीं है। वास्तव में केवल यही एक ऐसा विषय है जो युवा विद्यार्थियों को उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। पहला, घर तथा परिवार की वैज्ञानिक रूप से देखभाल, और दूसरा, अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करने या कैरियर बनाने की तैयारी करने के लिए। तो चलिए जानते हैं गृह विज्ञान के बारे में। अब जानते हैं गृह विज्ञान के बारे में। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गृह तथा विज्ञान। गृह से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहाँ पे व्यक्ति या उसका परिवार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घर समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, अफसर हो, भूमि का मालिक हो, नौकर हो, नेता हो या एक साधारण व्यक्ति हो, सभी को एक अच्छे और आरामदायक घर की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि A good house is heaven on earth। और विज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वास्तविक सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होता है। जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो हम सिर्फ गृह यानी घर पर ही ध्यान देते हैं और उसके साथ जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है विज्ञान, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को एक व्यवस्थित क्रम में करना, जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि व्यवस्थित क्रम या वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया कार्य विज्ञान होता है। अब विज्ञान विश्व के लिए अभिशाप है या वरदान है, ये तो एक विवाद का विषय है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं, क्योंकि विज्ञान निर्माण और विनाश दोनों कार्य करता है। तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि हम पहले से अपना ये उद्देश्य निर्धारित कर लें कि हम इसका उपयोग किस लिए करेंगे। विश्व के जितने भी मानवतावादी लोग हैं, सभी लोग इसी पर बल देते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और आविष्कारों का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ताकि मानवता और समाज दोनों का ही कल्याण हो। तो गृह विज्ञान की विधा भी इसी उद्देश्य को लेकर के विकसित की गई है। इसका उद्देश्य परिवार और इसके घटकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। गृह विज्ञान घर और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से, अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करना सिखाता है। गृह विज्ञान यानी कि घर का विज्ञान, जिसका संबंध आपसे है, आपके घर से है, आपके परिवार के सदस्यों से है, आपके संसाधनों से जुड़ी हुई सभी चीज़ों से है। तो इसका उद्देश्य है कि आपके संसाधनों के प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक उपयोग द्वारा आपको तथा आपके परिवार के सदस्यों को भरपूर संतुष्टि प्रदान करना। अब संसाधन की बात करें तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वो होते हैं जो व्यक्ति के भीतर होते हैं, जैसे कि बुद्धि, रुचि, कौशल, ज्ञान। और अमानवीय संसाधन के अंतर्गत समय, धन, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक वस्तुएं आदि आती हैं। लेकिन संसाधनों की एक विशेषता होती है कि वो सीमित होते हैं। अब जैसे अगर समय की बात की जाए तो हमारे पास एक दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं और उसी में हमें अपने कार्यों को पूरा करना होता है। तो अब जब संसाधन सीमित होते हैं तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि उन सीमित संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से करें कि कम समय, कम श्रम और कम धन में हम अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके लिए गृह विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है।
अब हम बात करते हैं कि गृह विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके परिणाम स्वरूप सभी के जीवन मूल्यों में बहुत परिवर्तन आया। इससे स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ घर से बाहर निकल करके काम करना पड़ा। तो इससे महिलाओं के कार्य क्षेत्र और उनके उत्तरदायित्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। घर और बाहर दोनों उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो जीवन को उत्तम बनाने के लिए सरल, कम श्रम और समय की बचत कराने में सहायक हो। उसी के परिणाम स्वरूप गृह विज्ञान विषय का विकास हुआ। सर्वप्रथम गृह विज्ञान अमेरिका में अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में विकसित हुआ, जहां इसे होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का आविर्भाव स्कूल कॉलेजों में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। 1920 से 1940 तक ब्रिटिश शासनकाल में गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थव्यवस्था इत्यादि नामों से इसकी शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाती रही और बाद में ये अपने विस्तृत रूप गृह विज्ञान के रूप में सभी के सामने आया। जापान में इस विषय को गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें डॉक्टर A.H. रिचर्ड के अनुसार गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो पारिवारिक आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, कपड़ों की पर्याप्तता, घर का उचित संसाधनों से प्रबंध करना सिखाता है। ये एक पारिवारिक है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करता है और सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इसी कड़ी में डॉक्टर राजमल P. देवदास जी कहते हैं कि गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, परिवार, पोषण, संसाधनों के प्रबंधन, मानव विकास, उपभोक्ता क्षमता को सुधारने के लिए विज्ञान और मानविकी ज्ञान के उपयोग को समाहित करता है। गृह विज्ञान को हम कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत रख सकते हैं। विज्ञान और कला का समन्वय व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में काम में आता है, चाहे वो व्यक्ति का घर हो जिसमें वो रहता हो, परिवार हो जिसकी वो देखभाल करता हो, भोजन हो जो वो खाता है, वस्त्र हो जो वो पहनता है, या वातावरण हो जिसमें वो रहता है, या संसाधन हो जिनका वो उपयोग करता है, और दक्षता हो जिससे वो रोजगार प्राप्त करता है। अब इसको विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत क्यों रखते हैं, तो इसके लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में पहले बताया था आपको कि विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ ही कह लेते हैं उसको इस समय, कि जो एक व्यवस्थित क्रम द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि अगर हम किसी भी काम को एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं तो वो काम अंततः विज्ञान कहलाता है। तो गृह विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन तैयार करते हैं तो भोजन तैयार करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है, उस व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशील है, वो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है नहीं है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी तथा पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होंगे, और फिर उस व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में उन पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें एक निर्धारित क्रम में करते हैं और उसके बाद भोजन को पकाने के लिए भी एक निर्धारित क्रम ही लगाते हैं। पहले जैसे मान लीजिए जैसे सब्जी पकाना हो तो सब्जी को सबसे पहले सब्जियों को धोना, फिर काटना, फिर पकाना, तो ये एक निर्धारित क्रम हुआ। इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक विज्ञान है। और जब उपयुक्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन को पका करके हम उस व्यक्ति के सामने कलात्मक रूप से परोसते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की भूख की संतुष्टि होती है और उस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसको कहते हैं कि तब ये विषय कला के रूप में जाना जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विषय एक कलात्मक विज्ञान है या एक विज्ञान में कला है। अब बात करते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र या गृह विज्ञान की शाखाओं की। तो सामान्यतः शाब्दिक अर्थ में क्षेत्र का तात्पर्य सीमा से होता है, परंतु गृह विज्ञान विषय के संबंध में जब हम बात करते हैं तो क्षेत्र का तात्पर्य इसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों से होता है, जैसे आहार एवं पोषण, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, पारिवारिक संसाधन प्रबंध, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, प्रसार शिक्षा, ये 5 इसके मुख्य विषय हैं। अब हम
इन 5 मुख्य विषयों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आहार एवं पोषण के बारे में कि आहार एवं पोषण का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण के अंतर्गत हम आहार क्या होता है, इसके तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के खाद्य वर्ग होते हैं जिनसे हमें भोज्य पदार्थों का चयन करना होता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों की क्या उपयोगिता होती है, संतुलित आहार क्या होता है, पोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, आहार आयोजन क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक इनमें कितने प्रकार के और कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार उसे कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में भी गृह विज्ञान विषय के इन सब के बारे में भी आहार एवं पोषण द्वारा ही हमें पता चलता है। विभिन्न रोग की स्थितियों में किस पोषक तत्वों की कमी करनी होती है, किस पोषक तत्वों की मात्रा भोजन में बढ़ानी होती है तथा भोजन को रोग के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित करें जिससे कि रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो सके, इन सब की भी जानकारी हम आहार पोषण के अध्ययन के द्वारा ही करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के उपाय और समुदाय में व्याप्त पोषण संबंधी समस्याओं की जानकारी भी हमें आहार एवं पोषण द्वारा ही प्राप्त होती है। वैसे तो हमें हमेशा मौसम के अनुकूल ही भोज्य पदार्थों और फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, परंतु हर मौसम में फल सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं, तो जिनको पूरे साल के लिए संरक्षित करना आवश्यक होता है, तो उसे कैसे उसी रूप में उसका रूप बदल करके संरक्षित करें। जैसे फलों को अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, शरबत आदि के रूप में संरक्षित कर सकते हैं, तो इन सब की विधियों की जानकारी भी हमें आहार एवं पोषण के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। अनाजों को किस तरह से संरक्षित करें, दालों को किस तरीके से संरक्षित करें, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म विषाक्त जीवों से कैसे बचाव करें, इसकी भी जानकारी हमें आहार एवं पोषण के अध्ययन द्वारा ही मिलती है। समुदाय में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण कौन सी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी भी हमें आहार एवं पोषण के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त होती है। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों की जानकारी भी हमें आहार एवं पोषण के प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं वस्त्र विज्ञान एवं परिधान की। तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम वस्त्रों के इतिहास तथा वस्त्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम रेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं कि रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे बने होते हैं, और इनका अध्ययन करना आवश्यक है। देखिए, वस्त्र तो हम सभी लोग पहनते हैं, लेकिन हम सभी कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि वस्त्र किस रेशे से बने हुए हैं और रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनसे वस्त्र कैसे तैयार किया जाता है। तो रेशे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो वो किस पेड़ या पशु पक्षी से प्राप्त होता है तथा किस पेड़ पौधों की छाल से, पत्तियों से, बीजों से रेशा मिलता है। और जब पशुओं से या कीड़ों से रेशे को प्राप्त करते हैं तो उस जीव के शरीर के किस हिस्से से रेशों को प्राप्त किया जाए जिससे वस्त्र उच्च कोटि का और आकर्षक बन सके, इसके बारे में भी जानकारी हमें वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ किन किन रेशों को आपस में मिलाया जाता है, रेशों से धागों का निर्माण कैसे किया जाता है, धागों की किस प्रकार की बुनाई करते हैं जिससे वस्त्र तैयार होता है, यहाँ तक कि वस्त्र के 1 इंच के एरिया में कितने धागे होते हैं, इसकी भी जानकारी हमें वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। रेशों के गुणों के बारे में, उसके भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि रेशों का ही गुण तैयार वस्त्रों में भी होता है। वस्त्र की बुनाई होने के बाद उस पर किस परिसज्जा का उपयोग किया जाता है जिससे वस्त्र पहनने योग्य बनता है, इसकी भी जानकारी हमें वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पारिवारिक संसाधन प्रबंध की, जिसे हम गृह प्रबंध भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पारिवारिक साधनों की जानकारी और उनके उपयोग की जानकारी दी जाती है। पारिवारिक संसाधन, जैसा मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि पारिवारिक संसाधन सीमित ही होते हैं और संसाधनों में ही हमें अपने पूर्ति करनी होती है। तो उन साधनों की किस तरीके से, किस वैज्ञानिक रूप से उन साधनों का उपयोग किया जाए कि लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए पारिवारिक संसाधन प्रबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। प्रबंध के चरण जैसे आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन,
इन सब का भी अध्ययन पारिवारिक संसाधन प्रबंध में भी करते हैं। साथ ही साथ शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, आंतरिक सुसज्जा, पुष्प सज्जा, भवन निर्माण, उपभोक्ता संरक्षण, प्रकाश व्यवस्था आदि की विस्तृत जानकारी हमें पारिवारिक संसाधन प्रबंध के अंतर्गत मिलती है। अब बात करते हैं मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध को। इसे हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ विकासात्मक कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है, बच्चों के विकास पर पारिवारिक, सामाजिक और चारों ओर के पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बच्चों के व्यवहार की समस्याओं, असाधारण बच्चों के विकारों, मनुष्य के विकास में बाधक विशिष्ट समस्याओं, प्रतिभाशाली बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ बालकों के व्यक्तित्व विकास का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से गृहिणी अपने बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के विविध आयामों पर पूर्णतः नियंत्रण रख सकती है और उन्हें एक स्वस्थ सामाजिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम गृह विज्ञान विषय के सभी शाखाओं से प्राप्त ज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करना सीखते हैं। प्रसार शिक्षा एक द्विपक्षीय शिक्षा है जो स्कूल कॉलेज की सीमा के बाहर दी जाती है। ये उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो लोग किसी कारणवश कभी स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हों या किसी कारणवश स्कूल कॉलेज ना जा पाते हों, तो उनके विकास के लिए, उनको सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए प्रसार शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। प्रसार शिक्षा द्वारा विभिन्न नई तकनीकों का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे कि ग्रामीण लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद मिल सके। प्रसार शिक्षा को लैब टू लैंड शिक्षा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम गाँव में जो नई तकनीक विकसित करते हैं, उस नई तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उनके कार्य क्षेत्र तक फैलाते हैं, जिससे कि उनकी उन्नति होती है। अब इनके अलावा, इन 5 विषयों के अलावा गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी विषय भी होते हैं, जैसे बायोफिजिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, कैंटीन मैनेजमेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन एजुकेशन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एडॉप्शन तथा रिसर्च मेथडोलॉजी। इन सहयोगी विषयों का भी अध्ययन होम साइंस में ही किया जाता है, गृह विज्ञान में ही किया जाता है और इनमें विशेषज्ञता हासिल करके कोई भी छात्र या छात्रा इससे संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं गृह विज्ञान के उद्देश्य की या गृह विज्ञान के महत्व की। तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य या महत्व होता है कि जीवन के मूल्यों में रुचि उत्पन्न करना, निर्णय शक्ति का समुचित विकास होना, उचित आदतों का निर्माण, उचित दृष्टिकोण का निर्माण। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व होता है, पारिवारिक जीवन के लिए इसका महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है, इसका आर्थिक महत्व होता है। जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए परिवार के महत्व को समझना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए गृह विज्ञान का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। जिस प्रकार कोई कलाकार चित्र बनाने से पहले उसकी निश्चित योजना अपने दिमाग में बना लेता है, तब उसे कोई भी चित्र बनाने में परेशानी नहीं होती है, उसी प्रकार गृहिणी अपने कार्य की भी एक निश्चित योजना बनाकर करती है। इससे उसे निर्णय लेने में आसानी होती है और उसका कार्य आसानी से हो जाता है। शारीरिक स्वच्छता, भोजन की अच्छी आदतों का निर्माण भी गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता रहता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। उसी के अनुसार हम अपने कार्यों को करते हैं। गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को सच्चरित्र, मानसिक दृष्टि से परिवार के योग्य और आत्मनिर्भर सदस्य बनाना भी है। गृह विज्ञान परिवार के लोगों को मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करना सिखाता है तथा घर के नियोजन और अनुशासन और नियंत्रण पर बल देता है।
परिवार से मिलकर के समाज बनता है। अच्छे बुरे परिवारों का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर और समाज का प्रभाव परिवारों पर पड़ता है। तो गृह विज्ञान हमें परिवार और समाज में समन्वय करना सिखाता है। अगर हम बात करें आर्थिक महत्व की, तो गृह विज्ञान केवल घर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके द्वारा जीविकोपार्जन भी संभव है। ये गृह विज्ञान गृह संचालन के सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने की ऐसे उत्तम और सरल विधि को बताने में सक्षम होता है, जिससे धन, समय और श्रम तथा कम से कम व्यय होता है और संतुष्टि अधिक मिलती है। अब गृह विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो होता है कि गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि को पढ़ लेंगे तो उस रोजगार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भ्रांति है, वो सत्य नहीं है। गृह विज्ञान में रोजगार के अपार अवसर होते हैं, बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं और हर क्षेत्र में गृह विज्ञान के अवसर होते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, हर जगह, एजुकेशन इंडस्ट्री में, हर जगह गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर मिलते हैं। उनमें से कुछ अवसर इस प्रकार हैं, जैसे हम डाइटिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, किसी भी खाद्य संरक्षण कंपनी में फूड एनालिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं, या फिर उपभोक्ता संगठन के कर्मचारी बन सकते हैं, फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में पैटर्न मेकर बन सकते हैं, बाल विकास अधिकारी बन सकते हैं, टीवी या रेडियो कलाकार बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रसार अधिकारी बन सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में हम अपना करियर बना सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स बन सकते हैं, उपभोक्ता सामग्री और सेवाओं के विक्रय प्रतिनिधि के रूप में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान में स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर होते हैं, जैसे घरेलू हस्तकला, सजावटी सामग्री और रचनात्मक चीज़ों के उत्पादक के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। नर्सरी, स्कूल, डे केयर सेंटर, बालवाड़ी और कृषि के मालिक बन सकते हैं। किसी अतिथि आवास गृह और पेइंग गेस्ट हाउस के मालिक बन सकते हैं। अपना खुद बुटीक खोल सकते हैं। बुने हुए कपड़ों की इकाई, वस्त्र बुनाई इकाई व वस्त्र सजावट इकाई के मालिक के रूप में काम कर सकते हैं। अपनी खुद की ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोल सकते हैं, उसके मालिक के रूप में काम कर सकते हैं। अपना खुद का कैंटीन चला सकते हैं। घर से पैक की गई भोजन सामग्री और आहार सेवाओं के आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं। गृह विज्ञान वाटिका खोल सकते हैं, पुष्प वाटिका खोल सकते हैं, प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रशिक्षणकर्ता बन सकते हैं। बेकरी, परिरक्षित और प्रसंस्कृत भोजन इकाई के मालिक के रूप में काम कर सकते हैं। पार्टियों की केटरिंग या सेवा के प्रबंधक के रूप में काम कर सकते हैं। कुकिंग, वस्त्र विज्ञान, वस्त्र सजावट, सॉफ्ट टॉय बनाने व बुनाई इत्यादि की कक्षाएं चला सकते हैं। उपहारों की पैकिंग, ताजे और सूखे गुलदस्ते विक्रयकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। पार्टियों की सजावट के लिए सेवाएं दे सकते हैं। बच्चों व महिलाओं की पत्रिकाओं के लेखक के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि गृह विज्ञान विषय पढ़ने के बाद इसमें रोजगार के तमाम अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भ्रांति हमारी दूर हो जाती है कि गृह विज्ञान की पढ़ाई करने से हमें रोजगार नहीं प्राप्त होता है, बल्कि मेरा मानना है कि गृह विज्ञान पढ़ने से जितने रोजगार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं उतने शायद किसी और विषय को पढ़ने से नहीं प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह विज्ञान व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। ये एक ऐसा विषय है जो पारिवारिक जीवन को सफल और सुखी बनाने का ज्ञान प्रदान करता है और ये एक उपयोगितापूर्ण विज्ञान है और इसका संबंध घर, परिवार, समाज के प्राय सभी पक्षों से होता है। मैं आशा करती हूँ कि अब आप सभी लोगों को गृह विज्ञान विषय के बारे में पता चल गया होगा तथा वो सभी भ्रांतियाँ जिनका उल्लेख मैंने शुरू में किया था वो सभी दूर हो गई होंगी और ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये विषय जितना लड़कियों के लिए उपयोगी है उतना ही लड़कों के लिए भी उपयोगी है। तो इस विषय का चुनाव किया जा सकता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक